मुझे याद है कि एक पर्चा हमारा इंटरनेशनल लॉ का एमए में होता था जी। ये भी नैनीताल की 65 की बात है। वीर सावरकर का क्या महिमा मंडन उसमें था कि वीर सावरकर कितने बड़े क्रांतिकारी वीर थे, क्या उनका महान योगदान भारत की लड़ाई में रहा है। मेरे ख्याल में बिल्कुल वाजिब तर्क है, क्योंकि जो असाइलम केस है इंटरनेशनल लॉ में, उसमें पहला उदाहरण वीर सावरकर का है। ये बात 1961 की है, जब मैंने बीए की पढ़ाई शुरू की थी 1961। आज आप ये लगाएं 60-62 साल पुरानी बात है। जो इतिहास की पुस्तकें हम पढ़ते थे वो दिल्ली सेंट्रिक नहीं थी। उसमें चोलों का इतिहास था, उसमें गंगईकोंड चोलपुरम था, उसमें खारवेल था, उसमें पुलकेशिन था, उसमें पल्लव थे, उसमें बृहत्तर भारत था। खारवेल और पुलकेशिन को विस्तार से पढ़ाया जाता विस्तार से पढ़ाया, जो पढ़ने वाला था वो पढ़ता था, वैसे बाकी तो वो छोटे नोट्स पुर्जियाँ पड़ी रहती थी, उससे गुजर हो ही जाती थी, तो उसका तो उल्लेख ना करें। जो किताबें हमें पढ़ाई जाती थी वो राष्ट्रीय इतिहास ही था, जो 10 वॉल्यूम का इतिहास भारतीय विद्या भवन का था, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल, या आरसी मजूमदार और अल्तेकर के थे, या काशी प्रसाद जायसवाल की हिंदू पॉलिटी थी, या साल्टेकर का काम था। तो मैं कैसे मान लूँ कि वो इतिहास राष्ट्रीय इतिहास नहीं था? बहस दो थी। उपनिवेशकार इतिहासकारों का, अंग्रेज़ों का इतिहास, विंसेंट स्मिथ का, स्टुअर्ट मिल का, मगर भारतीय इतिहासकारों की जो परंपरा थी वो केपी जायसवाल की, वो अल्तेकर की, वो पुणतांबेकर की, वो तो परंपरा जो काशी के वासुदेव शरण अग्रवाल की। तो मतलब मैं कैसे मान लूँ कि उसके पहले इतिहास भारत का इतिहास और इसका राजनीतिकरण में छवि की भी अगर आप बात करें, मुझे याद है कि एक पर्चा हमारा इंटरनेशनल लॉ का एमए में होता था जी। ये भी नैनीताल की 65 की बात है। वीर सावरकर का क्या महिमा मंडन उसमें था कि वीर सावरकर कितने बड़े क्रांतिकारी वीर थे, क्या उनका महान योगदान भारत की लड़ाई में रहा है। मेरे ख्याल में बिल्कुल वाजिब तर्क है, क्योंकि जो असाइलम केस है इंटरनेशनल लॉ में, उसमें पहला उदाहरण वीर सावरकर का है। वीर सावरकर ने बाद में माफ़ी मांगा नहीं मांगा, शिवाजी थीसिस की हो न की हो, अंडमान निकोबार की जेल में कितने वर्ष रहे। और आपको याद हो शायद कि गांधी जी की एक मुलाकात इंडिया हाउस में सावरकर के संग 1909 की है या 8 की है, इस वक्त स्मरण शक्ति मेरी आप जानते हैं अल्जीमर की तरफ जा रही है, मगर हुई थी, जिसमें सावरकर गांधी जी से अधिक आकर्षक करिश्माई हृदय सम्राट उन क्रांतिकारियों के थे जो तब इंडिया हाउस को केंद्र में रख के जो सारी गतिविधियां तो वहाँ दुर्गा की उपासना हो या न हो को लेकर, शक्ति उपासना को लेकर गांधी जी की और उनकी एक बहस हुई थी। गांधी तब तक दक्षिण अफ्रीका से भारत नहीं आए थे। वीर सावरकर की एक इंटरनेशनल इमेज श्याम कृष्ण वर्मा वाली और इंडिया लीग वाले जो लोग थे, वो गदर पार्टी के लोग थे, लाला हरदयाल थे, वो अपनी जगह पर थी। अब आज चूंकि सावरकर का नाम जुड़ा है गोडसे की जो कांड के साथ, वो आरएसएस के साथ जुड़े हैं, उनका नाजीवाद जुड़ा हुआ है, मगर मुझे लगता है ये अन्याय है कहना कि सावरकर के साथ भारतीय इतिहास में आज के पहले न्याय नहीं हुआ था। अब अगर आप मारपीट के हर आरएसएस के व्यक्ति को राष्ट्रीय आंदोलन का महान सिपाही बनाने की कोशिश करें तो वहाँ तो आपत्ति होगी। यदि आप ये कहें कि वीर सावरकर समकक्ष हैं बाकी पीढ़ी में जितने लोग आए हैं जिनकी कोई हिस्सेदारी हो ही नहीं सकती, मगर मुझे लगता नहीं कि ये बात अपने आप में सही है कि इसके पहले इतिहास दिल्ली तक केंद्रित था और नहीं होता था। दिस इज पोस्ट 70s। This is certainly post 70s, post JNU, where the focus shifts to Gandhi and Nehru। और जो मुझे लगता है कि बल्कि अभी हाल में मैंने एक बड़ी रोचक किताब पढ़ी है, मेरे ख्याल में शर्मन टेलर की है, जो अमेरिकी महिला है, उन्होंने नेहरूवियन हिस्ट्री इन 7 मिथ्स एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। वो बीजेपी की समर्थक नहीं है, जाहिर है कि मगर उनका कहना है कि नेहरू का जो महिमा मंडन हुआ है वो इस कारण हुआ है कि नेहरू 18 वर्ष तक रहे, फिर उसके बाद उनकी पुत्री रही, उसके बाद उनके नाती रहे, तो वो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि उनका कोई योगदान ही नहीं था, मगर जो योगदान था शायद बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है। मगर ये कहना कि औरों के साथ न्याय नहीं हुआ था, मुझे किताबें याद आती है कि रानी झांसी के बारे में तो आपको पढ़ाया जाता था ना, सरदार पटेल के बारे में आपको पढ़ाया जाता था कि उन्होंने इस देश का रियासतों और रजवाड़ों का विलय किया, रानी के नवदलाओं का जिक्र होता था। अब हम भगवान बिरसा मुंडा नहीं कहते थे, मगर बिरसा मुंडा का विद्रोह भी समझ में आता था, बेगम हजरत महल की कहानी समझ में आती थी, तात्या टोपे समझ में आते थे। अब यदि भारत की आज़ादी की लड़ाई दक्षिण भारत में नहीं लड़ी गई तो उस हिस्से में कैसे आप बार पीटी उनको लाएंगे, मगर राजगोपाल चक्रवर्ती का उल्लेख उसमें होता है, बारंबार होता है। तो ये कहना बड़ा गलत है कि ये इतिहास के मगर इतिहास का पुनर्लेखन हमेशा होगा, इतिहास हमेशा संशोधित होता रहेगा और ये बहसें हमेशा चलती रहेंगी। मगर ये कहना कि ये अटल जी के कार्यकाल में शुरू हुआ और आज फिर दोहराया जा रहा है,